पंडित रामेश्वर अकेले उस पुराने पत्थर के पास खड़े थे जिस पर धुंध से एक नई पंक्ति साफ हो उठी थी। उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से कागज और एक पेंसिल निकाली और वो पंक्ति ध्यान से नकल कर ली। राजा स्वयं जागेंगे? तो मंत्री का सच काफी नहीं था। उन्होंने वो लिखा हुआ कागज मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और चुपचाप घर की तरफ चल दिए। रिया गहरी नींद में सोई थी। तभी उसे एक सपना आया। वो खुद को एक राजसी वेशभूषा में घने जंगल के बीच खड़ी देखती है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं है, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट। कोई है यहाँ? तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो चौंक कर मुड़ती है और सामने एक स्त्री की परछाई खड़ी है जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। बेटी, तू लौट आई। रिया चीखती हुई नींद से जाग उठती है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। रिया, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? वो सपना, मुझे ये सपना बचपन से आता रहा है वीर। वो जंगल, वो पेड़, वो आवाज, मगर अब वो हमारे ही जंगल जैसा लग रहा है। पहली बार मुझे लगा कि वो सपना सिर्फ सपना नहीं है। सुबह वीर ने पंडित रामेश्वर को बुलवाया और रिया के सपने की बात बताई। पंडित जी का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। बेटा, मुझे कुछ बताना है जो मैंने कल रात देखा। उन्होंने जेब से वो कागज निकाला और वो पंक्ति पढ़ी। जिसके माथे पर रानी का चिन्ह हो वही अंतिम सत्य ला सकती है, वरना राजा स्वयं जागेंगे। राजा? मगर राजा का तो कोई जिक्र ही नहीं था अब तक। हमने तो मंत्री और कस्तूरी का सच सामने ला दिया। राजा ने बिना जांच किए अपनी ही रानी को मरने का हुक्म दिया था, सिर्फ मंत्री की बात पर। उसकी जल्दबाजी और अहंकार भी इस अन्याय का हिस्सा था। शायद उसकी आत्मा अब भी कहीं अधूरी है। मगर ये रानी का चिन्ह क्या है और इसका मुझसे क्या संबंध? पंडित जी ने रिया की तरफ देखा, फिर धीरे से उसके बाएं कंधे की तरफ इशारा किया। बेटी, क्या तुम्हारे कंधे पर कोई निशान है? चांद के आकार का हल्का सा? रिया चौंक गई। उसने अपनी कुर्ती का कंधा थोड़ा हटाया और वहां एक हल्का सा अर्धचंद्र के आकार का जन्म चिन्ह था, जो उसने हमेशा एक मामूली निशान समझा था। पंडित जी कुछ देर खामोश बैठे रहे, जैसे कोई बहुत पुराना भार उतार रहे हों। कहा जाता है कि रानी चंपावती बावरी में फेंके जाने से पहले गर्भवती थी, मगर यह बात राजमहल से बाहर कभी नहीं गई। कस्तूरी की एक और सहेली ने वो बच्ची चुपके से किसी दूर गांव में भिजवा दी थी ताकि मंत्री उसे भी न मार सके। उस बच्ची की पीढ़ी आगे चलती रही बिना ये जाने कि उसकी रगों में किसका खून है। और आप ये सब कैसे जानते हैं पंडित जी? क्योंकि मैं राजा विक्रमादित्य के राजगुरु का वंशज हूं। मेरे पुरखों ने राजा का साथ दिया, जांच की मांग नहीं की और बाद में सिर्फ चुपचाप पूजा करके अपने पाप धोने की कोशिश करते रहे। हमने भी सच को सामने नहीं आने दिया सालों तक। तो आप कह रहे हैं कि मैं रानी चंपावती की वंशज हूं? हाँ बेटी, और शायद इसलिए तुम्हें वो सपना बचपन से आता रहा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा हमेशा से इस अधूरे सच को महसूस कर रही थी। ये बातें होते होते शाम हो गई। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिराए और दूर जंगल की दिशा से घोड़ों की तापों जैसी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी सेना कूच कर रही हो। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दौड़ने लगे। ये आवाज, ये तो किसी फौज की लग रही है, मगर यहां तो कोई फौज नहीं है। राजा विक्रमादित्य की आत्मा जाग रही है।
उसे एहसास हो गया है कि उसका सच भी अब सामने आने वाला है और उसे यह मंजूर नहीं। हमें जल्दी करनी। नदी का पानी भी अचानक उफरने लगा और जंगल के पेड़ बिना हवा के ही हिलने लगे, जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत तीनों दिशाओं से एक साथ करीब आ रही हो। आरव हवेली के पुराने पुस्तकालय में एक भूला हुआ नक्शा ढूंढ लाया, जिसमें जंगल और नदी के संगम के पास एक पुराने राजमहल के खंडहर का जिक्र था, जिसे सालों पहले जंगल ने अपने अंदर समा लिया था। यहां देखो, यही वो जगह है जहां राजा विक्रमादित्य का असली महल था, बावरी बनने से पहले। शायद उनकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। हमें पूर्णिमा की रात वहां जाना होगा, ठीक उल्टा अमावस्या के, क्योंकि रानी का दर्द अंधेरे से जुड़ा था, मगर राजा का अहंकार उसकी अपनी रोशनी और शान से। उसका सामना उसी रोशनी में करना होगा। पूर्णिमा तो कल रात ही है, हमें आज रात तैयारी पूरी करनी होगी। अगली रात वीर, रिया, आरव और पंडित रामेश्वर जंगल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़े। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, मगर जंगल के अंदर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। चलते चलते अचानक उन्हें घोड़ों की टापों की आवाज बहुत पास से सुनाई दी। सामने धुंध में धीरे धीरे कुछ धुंधली परछाइयां उभरने लगीं, जैसे पुराने सिपाही बिना चेहरे के हाथों में भाले लिए हुए। वो क्या है सामने? राजा के पुराने रक्षक। डरो मत, वो सिर्फ रास्ता रोकने आए हैं, मारने नहीं। आगे बढ़ते रहो और किसी की आंखों में मत देखो। चारों धीरे धीरे उन धुंधली परछाइयों के बीच से आगे बढ़े। हर कदम पर ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती गई, जैसे कोई करीब से उन्हें देख रहा हो, मगर किसी ने उन्हें रोका नहीं। खंडहर के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक हवा रुक गई। टूटे हुए सिंहासन के पास धीरे धीरे एक विशाल राजसी परछाई उभरने लगी, मुकुट पहने मगर चेहरा धुंध में डूबा हुआ। कौन हो तुम लोग जो मेरी नींद में खलल डालने आए हो? महाराज, हम आपके सामने सच लेकर आए हैं। आपकी रानी चंपावती निर्दोष थी और आपने बिना जांच किए उन्हें मरने का हुक्म दे दिया। मुझे धोखा दिया गया था। मंत्री ने मुझे झूठ बताया था। महाराज, मैं आपके राजगुरु का वंशज हूं। मेरे पुरखों ने आपसे जांच की मांग नहीं की, जबकि उन्हें शक था। हमने भी अन्याय होने दिया और बाद में सच को दबा दिया। मैं अपने परिवार की तरफ से आज माफी मांगता हूं। राजा की परछाई एक पल के लिए कांपी, जैसे ये शब्द उसे भीतर तक छू गए हों, मगर उसकी आंखों में अब भी शक था। माफी से क्या होगा? मेरी रानी का वंश तो खत्म हो गया, उसका कोई नाम लेवा नहीं बचा। तभी रिया आगे आई, धड़कते दिल के साथ। उसने अपने कंधे से कपड़ा हटाया और चांद की रोशनी में वो अर्धचंद्र निशान साफ चमक उठा। महाराज, रानी चंपावती का वंश खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी ही पीढ़ी से हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ अपनी माँ की तरफ से, उनकी माँ की तरफ से। हम आज भी जिंदा हैं और हम सच के साथ हैं, झूठ के साथ नहीं। राजा की परछाई रिया के चेहरे को देर तक देखती रही, जैसे उसमें उसे रानी चंपावती की झलक दिख रही हो। धीरे धीरे उसकी आंखों का गुस्सा पिघलने लगा। तुम्हारी आंखों में वही है जो उसकी आंखों में था। मैंने उसे सुना नहीं, मैंने सिर्फ अपने गुस्से को सुना। मुझे माफ कर दो मेरी रानी, मेरी बेटी की प्यूरी। इतना कहकर राजा की परछाई धीरे धीरे घुटनों पर झुक गई, जैसे सदियों का बोझ उतर रहा हो। खंडहर में चारों तरफ एक हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उस सुनहरी रोशनी में दूर से दो और परछाइयां धीरे धीरे प्रकट हुईं। रानी चंपावती और कस्तूरी, दोनों शांत, दोनों मुस्कुराते हुए। रानी ने राजा की परछाई के पास जाकर
अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, सिर्फ इतना चाहती थी कि सच कभी ना मिटे। आज मिट गया डर, मिल रही शांति। तीनों परछाइयां धीरे धीरे रोशनी की एक लहर में बदलने लगी और आसमान की तरफ उठते उठते पूरी तरह गायब हो गईं। खंडार में अब सिर्फ चांद की शांत रोशनी रह गई थी। ठीक उसी पल दूर बावड़ी का पानी हमेशा के लिए शांत हो गया। जंगल के शिवालय की घंटी आखिरी बार बजी और खामोश हो गई और नदी की लहरें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। 300 साल पुराना श्राप आज पूरी तरह खत्म हो गया था। सुबह जब चारों गांव लौटे तो वहां का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। हवा हल्की थी, लोग अपने दरवाजे खोलकर बैठे थे, मानो सालों बाद उन्हें खुलकर सांस लेने का मौका मिला हो। आज पहली बार लग रहा है कि चंदनगढ़ सच में आजाद है। बेटी, आज से तुम भी इस गांव की अपनी हो। तुमने अपनी पुरखिन का सम्मान वापस दिलाया। रिया की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। पता है वीर, अब वो सपना कभी नहीं आएगा। मुझे लगता है मैं आखिरकार घर पहुंच गई हूँ। तो फिर शायद तुम्हें यहां थोड़ा और रुकना चाहिए मेरे साथ। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने मिलकर बावरी, जंगल के शिवालय, नदी किनारे और पुराने खंडहर चारों जगहों को साफ करवाकर वहां रानी चंपावती, कस्तूरी और राजा विक्रमादित्य की याद में एक साझा स्मारक बनवाया। हर साल पूर्णिमा की रात वहां दीप जलाए जाने लगे, ना डर के लिए बल्कि सम्मान के लिए। 300 साल का अन्याय आज सच और माफी से धुल गया। यही सबसे बड़ी पूजा है बेटा। चंदनगढ़ गांव की कहानी अब डर की नहीं बल्कि सच, माफी और घर लौटने की कहानी बन गई थी। और दूर हवेली की छत पर बैठे वीर और रिया चांद की शांत रोशनी में बिना किसी डर के एक नई शुरुआत की तरफ देख रहे थे। एक मजदूर के मुंह से निकले ये शब्द, जिसने कभी ये नाम सुना ही नहीं था। आखिर कौन है कालकेतु और क्यों जागा है वो सदियों बाद? आखिर कौन था ये तांत्रिक और क्यों उसकी जागने की खबर ने पूरे चंदनगढ़ गांव को एक बार फिर खौफ में डाल दिया? जानने के लिए देखते रहिए बावरी की पुकार भाग 3।